बेड के सिरहाने रखे हुए मोबाइल पर 6 बजे का अलार्म बजा तो अनन्या आधी खुली और आधी बंद आंखों से अलार्म को किसी तरह से स्नूज किया। फिर अचानक ध्यान में आया कि आशु का ऑनलाइन प्ले स्कूल 7 बजे शुरू होने वाला है। मन को समझाते बुझाते किसी तरह बेड से उठी। अविनाश अब तक सो रहे थे। ये कोरोना ने सबकी गाड़ी रोक दी है, बस मेरी कोई छुट्टी नहीं है। मन मार के किसी तरह से बाहर आई और सीधे किचन में चली गई। नाश्ते का सोच ही रही थी कि तभी अनन्या की सास नीलिमा जी का आवाज आया। जय श्री कृष्णा बहू, कुछ मदद कर दूं? अनन्या रोज सुबह के इस सवाल से तंग आ गई थी। अच्छा, क्या मदद करेंगी आप? देख नहीं रही है नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ मैं। अरे बेटा कहो तो आज मैं बना देती हूँ, तुम्हें घी तेल से परहेज है ना। कोई बात नहीं, दलिया बना देती हूँ, वो भी बिना घी तेल के। रहने दो मम्मी जी, सुबह सुबह इतना हेवी खाया नहीं जाएगा और आशु को वैसे भी ये सारी चीजें पसंद नहीं है। नीलिमा जी सारा उत्साह समेट के थोड़ी देर रुकने के बाद कमरे की सफाई में लग गई। नीलिमा जी का एक ही बेटा है, अविनाश। बड़ी धूमधाम से 2019 के फागुन में ब्याह रचाया था उसका। लॉकडाउन के दिन ऐसे ही निकल रहे थे। एक दिन शाम को अविनाश बेड पे लेटे हुए लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था कि तभी अनन्या ने कहा, पता है शादी से पहले मुझे हमेशा छोटा परिवार चाहिए था, जहां बस मेरी ही अपनी छोटी सी दुनिया हो। अविनाश कह के वापस कुछ टाइप करने लगा। अरे तुम सुन भी रहे हो मेरी बात? जब से ये वर्क फ्रॉम होम हुआ है तुम्हें परिवार की कोई जिम्मेदारी ही नहीं रह गई है। अनन्या का मूड ना ठीक होते हुए देखकर अविनाश ने कहा, अच्छा बताओ क्या चाहती थी तुम शादी से पहले? कहा तो छोटा परिवार जहां बस हमारी दुनिया हो। अरे तो अभी कौन सा तुम कौरवों की माता हो, छोटा ही तो परिवार है अपना। अविनाश ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। कभी तुम्हें ख्याल भी आया मेरे क्या सपने हैं, क्या इच्छाएं हैं, कैसे जीना चाहती हूँ? कितना सोचा था मैंने कि शादी के बाद पति के साथ पूरा इंडिया घूमूंगी। पर अनन्या अभी लॉकडाउन में कहाँ ले जाऊं मैं तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? और दिन भर जो मुझे एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं तुम्हारी मम्मी के, उसके क्या? उनके लिए पानी गर्म करो, रात को वो लेट से खाती है, उनके लिए खाना अलग से गर्म करो, उनके कपड़े वॉशिंग मशीन में डालो। अरे तो उनको नहीं समझ आता ये माइक्रोवेव यूज करना, उनको वॉशिंग मशीन और वो इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल भी नहीं आता है। और ये सब तो छोटे मोटे काम है अनन्या, तुम इन सब चीजों को एक्स्ट्रा कैसे कह सकती हो? हाँ मैं ही गलत हूँ, तुम्हें तो अपनी माँ ही अच्छी लगेगी ना। इस रोज के कलेश से तो अच्छा है कि या तो तुम मुझे और आशु को मेरे मम्मी के यहाँ छोड़ दो या फिर अपनी माँ का कोई बंदोबस्त करो। बंदोबस्त करो? क्या बंदोबस्त करूं अनन्या? अविनाश ने लैपटॉप साइड में रखते हुए पूछा। मेरी एक सहेली है, उसकी सास यहाँ वैकुंठ नगरी के वृद्धाश्रम में रहती है। काफी खुश है वो और बहुत ध्यान भी रखते हैं वहाँ सबका। अपने बर्तन तक खुद नहीं धोने पड़ते, कपड़ों के लिए तो धोबी भी। बस करो अनन्या, क्या बोल रही हो तुम? बाबूजी के जाने के बाद माँ ने अकेले पाला है मुझे, और वो भी तब जब वो महज 20 साल की थी। देखो तुम जाना चाहो तो बेशक चली जाओ अपनी माँ के यहाँ, पर आशु मेरे साथ ही रहेगा। अगर माँ ने मुझे संभाल लिया तो आशु को बेशक संभाल लेंगी। अविनाश की आवाज में ऐसी गंभीरता अनन्या ने पहली बार महसूस की थी। आगे कुछ ना बोलना ही अनन्या ने मुनासिब समझा। रात ऐसी ही थोड़ी भारी गुजरी। सुबह फिर 6 बजे का अलार्म बजा। अनन्या उठी तो कुछ ठीक नहीं लग रहा था उसे। एक बार सोची अविनाश को बताए कि पूरा बदन टूट रहा है उसका, पर रात के बहस से वो अब भी जख्मी थी। उसे लग रहा था अब यहाँ उसका पति भी उसका नहीं है। किचन में गई तो हाथ काम नहीं कर रहे थे उसके। नीलिमा जी ने कहा, बेटा कोई परेशानी है क्या? बेमन से अनन्या ने कहा, हाँ मम्मी जी, पूरा बदन टूट रहा है, शायद काम ज्यादा हो गया है। अरे तो तुम किचन में क्या कर रही हो? जाओ सो जाओ, नाश्ता मैं बना दूंगी। अनन्या नहीं लेना चाहती थी ये मदद, या उसके लफ्जों में कहे तो एहसान, पर आज शरीर साथ नहीं दे रहा था उसका। कुछ बिना बोले अनन्या किचन से निकल के हॉल में लगे सोफे में लेट गई। 10 मिनट में नीलिमा जी ने कॉर्नफ्लेक्स और दूध तैयार कर दिया। थोड़ी देर बाद हॉल में जाकर सोफे में लेटी हुई अनन्या के सर पे हाथ रखा।
अनन्या को एहसास तो हुआ पर आंखें नहीं खोला उसने। शरीर थोड़ा गर्म था। नीलिमा जी किचन में वापस जाके दरवाजे के पीछे रखी हुई एक लकड़ी की जर्जर हो चुकी अलमारी को खोला। ये अलमारी नीलिमा जी को उनके पिता ने शादी में दी थी। लकड़ी को हाथ लगा के सोचने लगी कि कितनी जर्जर हो गई है, फिर भी खड़ी है। उस जमाने की लकड़ी की बात ही और थी। आजकल के फाइबर इसके सामने कुछ भी नहीं है। अपने जमाने पे गुमान करती हुई नीलिमा जी ने दरवाजा खोला तो ढेर सारे पीतल और लोहे के बर्तन रखे मिले। अनन्या के आने के बाद नीलिमा जी के सारे बर्तन इसी अलमारी में आ गए थे। वो क्या है ना, अनन्या नॉन स्टिक में ज्यादा कंफर्टेबल थी। आंखें जैसे जैसे एक एक बर्तन पे पड़ती, एक एक कहानी जहन में ताजा हो उठती। अरे ये पीतल का पतीला, जब पहली बार मैंने ससुराल में खीर बनाया, वो भी 110 लोगों के लिए। और ये लोहे का पतीला, अविनाश के बाबूजी को कितनी पसंद थी इसकी सौंधी खुशबू की चाय। और ये कढ़ाई जिसका एक हैंडल टूटा हुआ है, बचपन में अविनाश ने ही तोड़ा था। अतीत के झरोकों से एकदम से निकली नीलिमा जी जब बाहर सोई हुई अनन्या का ख्याल आया। लोहे का एक पतीला निकाला, उसमें चाय चढ़ाई। नीलिमा जी को नॉनस्टिक सॉस पैन नहीं समझ आते, ना ही उनको इंडक्शन चलाना आता था। गैस पे पतीला रख के अदरक, इलायची, काली मिर्च कूटने लगी। सामने आंगन से 5-6 तुलसी भी तोड़ लाई। बिल्कुल वैसा ही चाय बना जैसे अविनाश के बाबूजी को पसंद था। लोहे के पतीले में सौंधी सी खुशबू वाली अदरक की चाय। चाय बनते ही नीलिमा जी अनन्या को उठा के चाय दी। पी लो बेटा, हल्का बुखार है, आराम मिलेगा और बदन दर्द तो बिल्कुल गायब ही हो जाएगा। अनन्या नहीं पीना चाहती थी उनके हाथ की चाय, पर पिछले 15 मिनट से किचन से जो इलायची और अदरक की खुशबू आ रही थी, उससे रोक ना पाई खुद को। एक घुट लेके अनन्या रुकी। चाय वाकई बहुत अच्छी थी। शायद उसने पहले कभी ऐसी चाय नहीं पी थी। अनन्या घूट घूट करके चाय पीने लगी। अविनाश, अविनाश, माँ के तेज आवाज से अविनाश की आंख खुली। देखो बहू को बुखार है, जरा डॉक्टर शुक्ला को फोन तो करना। अरे अविनाश, नीलिमा जी, ऐसे बुखार को बिल्कुल नजरअंदाज मत करो। पढ़े लिखे हो आप लोग, कोरोना की जांच कराओ और बहू को एक कमरे में रहने बोलो। पर एक कमरे में डॉक्टर, मैं आइसोलेट नहीं हो सकती। मेरा बेटा भी है 2 साल का, उसे ऐसे अकेले। बात समझो अनन्या बेटा, मैं गलत सलाह नहीं दूंगा। परिस्थिति को समझते हुए अनन्या ने क्वारंटाइन होने का ही फैसला लिया। डॉक्टर शुक्ला ने कहा आज एक बंदा आएगा और घर से सैंपल ले जाएगा कोविड टेस्ट के लिए। दुखे हो चुके थे सब लोग। कल तक जो कोरोना टीवी में था, अब घर के दरवाजे में घंटी बजा रहा था, या शायद अंदर भी आ चुका हो। नीलिमा जी भी इन बातों से थोड़ी हताश हो चली थी। अचानक से चेयर से उठी और बोली कि अरे बहू चिंता मत करो, कान्हा जी सब ठीक करेंगे। ऊपर वाला कमरा तुम ले लो और जो ही जरूरत की सामान हो ना वो भी ले लो। आराम करो कुछ दिन, अपने मायके वालों से खूब बातचीत करो, ऐसे कहाँ मौका मिलता है। दोपहर तक अनन्या ऊपर के कमरे में शिफ्ट हो गई। नीलिमा जी ने आंसू को समझा दिया कि मम्मी को रेस्ट की ज़रूरत है। अगर वो चाहता है कि मम्मी जल्दी ठीक हो तो कुछ दिन दूर रहना पड़ेगा। किसी तरह रात बीत गई। रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब तो पक्का हो गया कि 15 दिन अनन्या कमरे से नहीं निकल रही है। नीलिमा जी काफ़ी अच्छे से घर और रसोई संभाल ली थी। अविनाश अपने काम के बाद कभी डॉक्टर तो कभी हॉस्पिटल की खोज खबर में बिजी रहता। बुरे वक्त के लिए तैयार कर रहा था खुद को। इधर नीलिमा जी अनन्या की पूरी जिम्मेदारी ले चुकी थी। हर 2 घंटे में गर्म पानी, कभी नींबू पानी और कभी काढ़ा। दिन में 30 से 35 बार वो ऊपर नीचे करती। अनन्या सोचने लगी, क्या नहीं थकती होंगी मम्मी जी? किचन का सारा काम खुद संभालती है, वो भी बिना किसी शॉर्टकट के। नाश्ते में अब सैंडविच नहीं, दलिया, पोहा जैसी चीजें बनती है। कोरोना की वजह से टेस्ट अच्छे से नहीं आ रहा था, फिर भी अनन्या को वो खाना टेस्टी लग रहा था। अनन्या ने नोटिस किया कि अब मम्मी जी कुछ ज़्यादा देर तक पूजा करती है। पहले कभी मम्मी जी का फ़ोन समय से नहीं उठता था, फ़ोन रख के कहीं भी चले जाती थी। पर अब 1 घंटी बजते ही नीलिमा जी कहती, हाँ बेटा कुछ चाहिए था क्या? 13 दिन पूरे हो गए। उन 13 दिनों में कोरोना अनन्या को एक आईना दिखा गया, जो वो अपने शादी के 2 साल बाद भी नहीं देख पाई। दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी अनन्या की।
कल से उसे आइसोलेशन में नहीं रहना पड़ेगा। सब खुश थे घर में। मम्मी जी ने लड्डू गोपाल को खीर पूरी का भोग भी चढ़ाया। रात के 10 बज रहे थे, सब जल्दी सो गए। आखिर सबको सुबह का इंतजार जो था। नीलिमा जी के फोन की घंटी बजी। हड़बड़ाते हुए फोन रिसीव करके कहा, हाँ अनन्या बेटा, कुछ चाहिए क्या? माँ, शायद मैंने बहुत गलत समझा आपको, और शायद आपको इस बात का एहसास भी था। मैं हमेशा इस बात से शिकायत करती कि आप किचन में हेल्प नहीं करते, पर इन 13 दिनों में मुझे एहसास हुआ कि मैंने कभी करने ही नहीं दिया। वो माइक्रोवेव, वो मिक्सर ग्राइंडर, इंडक्शन, नॉन स्टिक आपको नहीं समझ आते, पर माँ आपको इन सब आधुनिक चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ के बेसन के चिले नॉन स्टिक तवे पे ही लाजवाब बनते हैं, और आपके वो मूंग दाल वाली पूरियाँ, वो साबूदाने की खीर। अगर मुझे ये कोरोना ना हुआ होता तो कभी मुझे ऐसा दिख नहीं पाता। नीलिमा जी थोड़ी देर चुप रही। अनन्या को एहसास हुआ कि नीलिमा जी की आंखों में आंसू हैं। माँ, अनन्या ने सवालिया लहजे से पूछा। अरे तो उसमें क्या है, मूंग दाल की पूरी और हलवा तो मैं तुम्हें भी सिखा दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों तरफ आंसू और मुस्कान साथ थे। वो कोरोना वाला आईना तो टूट गया, पर एक परिवार को जोड़ गया था। जय श्री कृष्णा माँ, सुबह मिलते हैं।